हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 6 की। अल्टरनेटिंग करंट जो है ना आपका चल रहा है और उसमें 5 टॉपिक या 5 पार्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। और आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 6 है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं। एवरेज करंट बताया है, एल और सी और आर को अलग अलग एसी प्रोवाइड करा के क्या क्या चेंजेस आते हैं वोल्टेज में और करंट में, वो चीज़ बताई है। एलसी और आरसी और आरएल सर्किट बताए हैं, एलसीआर सर्किट बताए हैं। और आज अपन बात करने वाले हैं पार्ट 6। और इस पार्ट 6 का पहला टॉपिक ये है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसमें है क्या, ए सीरीज एलसीआर सर्किट, ए सीरीज एलसीआर, ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज said to be in resonance condition when the current through it has its maximum value that is XL is equal to XC, ठीक है ना। मीन क्या हुआ कि जो एलसीआर सीरीज सर्किट हमने इससे पहले आपको बताया है, तो एलसीआर सीरीज सर्किट में ये एक्सएल और एक्सी क्या है ये आपको मैं बता चुका हूं। एक्सएल क्या आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी क्या आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये एक तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक तरह से क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। इनकी यूनिट भी ओम होती है। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है एलसीआर सीरीज सर्किट में, अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएं। ध्यान से सुनना, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है एलसीआर सीरीज सर्किट में, एक्सएल एंड एक्सी इक्वल हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में जो करंट होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, या अपन ये कहते हैं कि करंट की वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमम मिलती है। कैसे मिलती है समझो। तो अगर हम यहाँ इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस होती है आपकी जेड, और जेड इज इक्वल टू एलसीआर सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस होती है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जेड इम्पीडेंस होती है, और ये जो इम्पीडेंस है ना ये भी एक तरह की क्या है रेजिस्टेंस होती है, इसकी यूनिट भी ओम होती है, ठीक है ना। अब ये इम्पीडेंस है। अब इस सिचुएशन में देखो, रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे। रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे, तो एक्सएल के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो एक्सी, या एक्सी के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो एक्सएल। तो ये हो जाएगा एक्सएल के प्लेस पे हमने रख दिया एक्सी माइनस, और ये अपनी जगह है एक्सी, ठीक है ना। और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गई, तो कैंसिल आउट होगी तो ये जीरो हो गया, छोड़ दो इसको। केवल क्या बचेगा, केवल बचेगा आपका जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। और ये बचेगा आपका क्या, सॉरी अंडर रूट से ये बाहर निकलेगा आर। तो अब यहाँ जो जेड होगा वो मिनिमम होगा। जेड कैसा होगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि जेड वाले फॉर्मूले में आर भी है, एक्सएल भी, एक्सी भी है। अब ये दोनों हट गए, तो ये जेड की वैल्यू केवल और केवल किसके इक्वल बच गई, आर के इक्वल बच गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जेड मिनिमम होगा। अब यहाँ देखो I0 की वैल्यू क्या होती है, E0 अपॉन आर। आर के प्लेस पे क्या पुट करोगे, जेड मिनिमम। आर के प्लेस पे जेड मिनिमम पुट करोगे तो फिर ये मैक्सिमम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस की कंडीशन है ना, इन रेजोनेंस कंडीशन द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज मैक्सिमम। इन रेजोनेंस कंडीशन
द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज मैक्सिमम। ठीक है ना, मैक्सिमम, समझ गए ना। अब इसमें देखो क्या है आगे, अब हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब ये होता क्या है, फॉर रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल और एक्ससी आपको क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक्सएल की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको, ओमेगा एल, और एक्ससी की वैल्यू क्या बताई थी, 1/ओमेगा सी। ये हम आपको बता चुके हैं बेटा पहले। एक्सएल जो है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एक्स सफिक्स सी जो है ना आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो एक्सएल की जो वैल्यू होती थी ना वो होती थी ओमेगा एल, और एक्स सफिक्स सी की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 1/ओमेगा सी। अब ओमेगा के सफिक्स में हमने स्मॉल आर लगा लेना है, छोटा सा स्मॉल आर। आर मीन्स रेजोनेंस। तो ये जो है ना ओमेगा सफिक्स आर जो है ना वो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा ओमेगा सफिक्स आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये एल और ये सी, तो 1/LC। ठीक है ना। तो यहां से ओमेगा सफिक्स आर कितना हो जाएगा, 1/√LC। ये हो गई आपकी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा सफिक्स आर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। और ओमेगा इज इक्वल टू आपको पता ही है क्या होता है, ओमेगा 11th में पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। अब यहाँ इसके सफिक्स में हम आर लगा दें, आर क्यों, रेजोनेंट के लिए। तो यहाँ पे रखोगे ओमेगा आर की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2πfr इज इक्वल टू 1/√LC। देन f सफिक्स r इज इक्वल टू 1/2π√LC। ओके, तो f सफिक्स r जो है ना आपकी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, और ये आप इसको ठीक से याद रखना। ओके, चलो इसको नोट करो लो जल्दी से। अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है इसमें। अगला जो टॉपिक है और उस टॉपिक का नेम है रेजोनेंट ग्राफ। रेजोनेंट ग्राफ क्या होता है समझो। रेजोनेंट ग्राफ जो होता है ना वो इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन में हो सकता है, और IRMS करंट की IRMS वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन हो सकता है। तो 2 ग्राफ बनेंगे, और दोनों ग्राफ में अपन देखो क्या करेंगे, प्रैक्टिकली ये ग्राफ प्रैक्टिकली है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं। तो ये कैसे बने, कहाँ से बने, कैसे आते हैं, इस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना इनको कैसे बनते हैं, इनको याद रखना। ठीक है ना, उनकी क्या क्या कंडीशन है हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ देखो रेजोनेंट ग्राफ से पहले अपन बात करते हैं इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। ओके, क्या है Z। तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट XL is equal to omega L and XC is equal to 1/omega C. Then Z is equal to √R² प्लस XL की वैल्यू यहाँ पुट करो ओमेगा L माइनस यहाँ 1/omega C होल स्क्वायर। ओके, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, अभी अभी बताया था। देन Z इज इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा के प्लेस पे 2πf L माइनस 1/2πf C
होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इम्पीडेंस आई। ओके, अब आप देख रहे हो कि जो जेड है ना वो एफ पे डिपेंड कर रही है, जेड जो है ना एफ पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ देखो जेड और एफ में पावर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई ये क्या है, सर्किल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन तो है ही, हो ही नहीं सकती क्योंकि पावर लग रहे हैं सब पे। तो एक बहुत हैवी अच्छा सा ग्राफ आता है। उससे पहले हम अगर IRMS की वैल्यू फाइंड करना चाहें ना तो इसकी वैल्यू होती है ERMS अपॉन जेड। जेड की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करेंगे ये वाली, तो ERMS अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। तो ये जो आई है ना वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, एफ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, और यहाँ लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 that both current and impedance depend on frequency। यहाँ लिख सकते हैं अपन it is clear that from equation 1 and 2 that both current and impedance depends on frequency। ओके, इट इज क्लियर। देखो यहाँ से देखो, इससे देखो जो इम्पीडेंस है वो भी एफ पे डिपेंड कर रही है, और जो करंट IRMS की वैल्यू है ना वो भी एफ पे डिपेंड कर रही है। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दैट बोथ करंट एंड इम्पीडेंस डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब इसमें ग्राफ की बात करें अपन कि भाई ग्राफ कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसका नाम डाल दे रहे हैं ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी। करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन में ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ बनता कैसे है समझो इसको, ये वैल्यू हो गई करंट की, ये वैल्यू होगी एफ की। तो जो है ना ग्राफ ऐसे बनता है। अब आप सोचो सर ऐसे ही क्यों बनता है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है बेटा, तो याद रखना इसको, ठीक है। ये टच मत कराना नीचे, इस हिसाब से। यहाँ जो पीक वैल्यू है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू, ये जो है ना जिस फ्रीक्वेंसी पे फाइंड होती है ना उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पीछे और आगे दो फ्रीक्वेंसी होती हैं, इनको बोलते हैं F1 एंड F2। और ये जो पॉइंट है ना इनको बोलते हैं P1 एंड P2। और ये जो P1 एंड P2 है ना, ये IRMS वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ IRMS की जो है ना क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है ये, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, ERMS अपॉन जेड मिनिमम। जेड मिनिमम होगा तभी आपका ये IRMS क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और IRMS मैक्सिमम कब होगा, जब जेड मिनिमम होगा। और जेड मिनिमम कितना होता है, अभी बताए थे हम, R। जेड मिनिमम कितना होता है, R, ठीक है ना। और यहाँ जो वैल्यू है ये है आपकी IRMS मैक्स।
इतना ही देना, ये P1 P2 नहीं बताने, क्योंकि P1 P2 हम आगे बताएंगे जब हम लोग बैंड विड्थ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? बैंड विड्थ। तो ये जो ग्राफ है वो किसके बिटवीन है? ये करंट एंड फ्रीक्वेंसी के। अब यहां से देखो, अगर अपन यहां से चलें, आगे बढ़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे ना तो करंट डिक्रीज होगा, करंट जो है ना कैसा होगा? डिक्रीज होगा, समझिए ना। तो ये ग्राफ इस हिसाब से बताता है, और इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे भी, क्योंकि बोर्ड स्टैंडर्ड पे थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, तो आप उसको नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है ना, दैट initially current I increases on increasing frequency, ठीक है ना, at a particular frequency it becomes maximum. This particular frequency is called, क्या कहेंगे बोलो जरा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। if now frequency is increased, then current decrease, ठीक है ना। ये इतना लिखना है। कैसे लिखना है फिर से समझो। इट इज क्लियर फ्रॉम डायग्राम, ये डायग्राम से क्लियर है दैट इनिशियली मतलब स्टार्टिंग से करंट आई इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग से करंट आई जो है ना इंक्रीज हो रहा है अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी बात कर रहे हैं एफ आर की, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इट बिकम्स मैक्सिमम, किसकी बात कर रहे हैं? करंट की। एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इट बिकम्स मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? इसमें कह रहे हैं ना, दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इफ now frequency is increased, then current decrease। अगर हम अब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे ना तो करंट डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ था किसके बिटवीन? करंट एंड फ्रीक्वेंसी को। और एक ग्राफ होता है इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन में, और इन ग्राफ्स को क्या बोलते हैं? इन ग्राफ्स को बोलते हैं रेजोनेंट ग्राफ्स। इन ग्राफ्स को क्या बोलते हैं? रेजोनेंट ग्राफ्स, ठीक है ना। तो इसको नोट करो जल्दी से। अब अपन बात करते हैं ग्राफ बिटवीन इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंड इम्पीडेंस के बिटवीन जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन, उसकी बात करते हैं। तो इसमें है क्या? सबसे पहले ग्राफ सेम ही बनेगा, बस उल्टा होगा। यहाँ Z, यहाँ F, जो अभी हम लोगों ने ऐसा बनाया था ना, अब यही उल्टा बनेगा ऐसा, ठीक है ना। उल्टा कैसा? ऐसा, ऐसे बनेगा, समझ गए? इस हिसाब से। अब ये तो पता है ना कि ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा हमें? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, बट
जेड कैसा होगा, मिनिमम, जेड कैसा होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा। और जेड मिनिमम होता कितना है, तो हमने अभी अभी आपको बताए थे, जेड मिनिमम होता है कैपिटल आर, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। अब इसकी अगर थ्योरी लिखें अपन, तो थ्योरी कैसे लिखोगे, इट इज क्लियर फ्रॉम एबव डायग्राम, इट इज क्लियर फ्रॉम एबव डायग्राम that initially impedance Z, यहाँ समझ लो, स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से F इंक्रीज हो रहा है, Z डिक्रीज हो रहा है, FR तक Z मिनिमम हो जाएगा, फिर इसके बाद अगर F इंक्रीज करोगे तो फिर Z इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इनिशियली इम्पीडेंस जेड decreases on increasing frequency, ठीक है ना। and then becomes minimum कहाँ है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम है ये, ठीक है ना। फिर इसमें कह रहे हैं एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी which is resonant frequency f suffix r. This time impedance Z minimum, impedance becomes equal to कैपिटल R। यहाँ चाहो तो इम्पीडेंस Z मिनिमम लिख सकते हो, ओके। फिर ऑन फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, increases of frequency, ठीक है ना, of frequency impedance increase, ठीक है ना। क्या इसमें देखो, क्या सोचा आपने, क्या समझा कि स्टार्टिंग से जैसे आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इधर चल रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है बट इम्पीडेंस डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वहाँ जेड मिनिमम हो जाएगा और इसके बाद फिर से अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो फिर अब जेड जो है ना इंक्रीज होने लगेगा। तो इसमें क्या लिखा, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डायग्राम दैट इनिशियली इम्पीडेंस जेड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड देन बिकम्स मिनिमम, और वो मिनिमम हो जाएगी एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर। दिस टाइम इम्पीडेंस बिकम्स इक्वल टू आर, ठीक है। ऑन फर्दर, इसके बाद अगर अपन इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस इंक्रीज, इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इम्पीडेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है,
बैंडविड्थ तो बच गई है, एक दो चीजें क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर बच गए हैं, और ट्रांसफॉर्मर बच गया है, और एवरेज पावर बच गई। ठीक है ना, 2-3 टॉपिक बच गए, तो एक या दो या 3 वीडियो में हो जाएगा, फिर अपन कराएंगे इसके न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।